अब एपिसोड के स्टार्ट होते ही ओकारुन से टर्बोग्रेनी की पावर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती, जहाँ पे वो बहुत फोर्सफुली अपने आप को ही हर्ट करने लगता है। जहाँ पे जीजी उसे ऐसा सब कुछ करता हुआ देखकर उसे रोकने लगता है, बट वो उसे ही मार के एक ब्लेड से खुद को ही चोट पहुंचा देता है। और अब इसी के अगले पल वो मंगोलियन डेथ वोम उनके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे जीजी को अब ये सब देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो मॉन्स्टर घर की चीजों पर रिएक्ट कर रहा है, ना कि उनकी बातों पर। जहाँ पे अब जीजी दोबारा से ओकारुन को रोकने लगता है, बट वो उसको मना करते हुए वहां पर मरने की बातें करने लगता है। और अब इस बात को सुनते ही जीजी को वो दिन याद आ जाता है, जहाँ पे एक दिन जीजी जब स्कूल से घर आ रहा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को बालकनी से लटकता हुआ पाता है। और अब जैसे ही वो वहां पे उनको बचा के उनके पास जाता है तो वो भी उससे मरने की बात कह रहे होते हैं। जहाँ पे अब इतनी सब चीजों से बाहर आते हुए जीजी कुछ सोच पाता उतने में ही मोमो एक कांच का टुकड़ा अपने पेट में घुसा लेती है, जहाँ पे वो कांच मोमो को नहीं बल्कि उसके सामने आई टर्बोग्रेनी के अंदर घुस जाता है। जहाँ पे अब खुद को बचाने के लिए वो जीजी को बोलती है कि वो जल्द से जल्द इन दोनों के हाथ बांध दे। जहाँ पे अब इतनी सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होने के बाद जीजी टर्बोग्रेनी से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पे टर्बोग्रेनी उसे बताती है कि उस डेथ वॉर्म के साइकिक सिग्नल्स की वजह से ये लोग सुसाइड करने के सोच रहे हैं। और तभी जीजी को यह बात रियलाइज होती है कि इसी की वजह से उसके पेरेंट्स भी सुसाइड करना चाहते थे। पर तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि ये साइकिक वेव्स उसके ऊपर कोई प्रभाव क्यों नहीं डाल रहे। बट अब इससे पहले कि वो इसके रिगार्डिंग कुछ सोच पाता, इतने में ही मोमो अपनी पावर्स का यूज करके खुद के ऊपर कांच से अटैक करने लगती है, जिसे बचाते हुए जीजी अपना हाथ आगे ले आता है। जहाँ पे अब घर की चीजों के वाइब्रेशन के चलते मंगोलियन डेथ वॉर्म भी उनके ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। और इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होके जीजी इन तीनों को लेकर वहां से भागने लगता है, पर जल्दबाजी के चक्कर में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोमो और ओकारुन वहां से नीचे कूदने लगते हैं, जहां पर जीजी उन्हें आके बचा लेता है। पर अब इतने में ही जीजी के आंखों के आगे पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है और तभी हमें वहां पर एक नया मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे अब उसके आते ही मोमो और ओकारुन दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। जहाँ पे अब टर्बोग्रेनिन से भी को बताती है कि इस मॉन्स्टर का नाम इविल आई है और इसकी साइकिक वेव्स और उस मॉन्स्टर की वेव्स आपस में कोलाइड होने की वजह से इसका असर 0 हो जा रहा है। और साथ ही वो उन्हें उसकी आंखों में देखने के लिए भी मना करती है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है वो पागल होकर सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद अब मोमो ओकारुन को यह आइडिया देती है कि वो फटाफट टर्बोग्रेनी की पावर का यूज करके डेथ वॉर्म पे अटैक कर दे। जहां पर अब इसके अगले ही पल ओकारुन एक झटके में ही उस डेथ वॉर्म का सर धड़ से अलग कर देता है। पर अब वो लोग इस बात पर थोड़ा खुश हो पाते इससे पहले ही वो अपने सर को दोबारा रीजनरेट कर लेता है, जहाँ पे अब वो दोबारा से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिनसे बचते हुए अब वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जहाँ अब इसी मौके का फायदा उठा के इविल आई सीधा जीजी के सामने आ जाता है और उसके ऐसा करते ही उसे सीधा इविल आई का पास्ट दिखने लगता है, जहाँ पे अब इविल आई को एक रूम के अंदर बंद कर रखा होता है और वो एक खिड़की से बाहर खेलते हुए बच्चों को देखकर उसका भी ये मन करता है कि वो एक बार उनके साथ जरूर खेले। पर गांव के ही लोगों ने उसे सरपेंट किंग की बलि के लिए उस रूम में बंद किया होता है, जहां पर उसने कई दिनों से ना तो कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया। जहां पे अब थोड़े दिनों बाद ही कीटो फैमिली उसे उस वोल्केनो के सामने बलि चढ़ा देते हैं, जहां पर वो जिंदा ही जल के खाक हो जाता है।
पर अब वो मरते मरते बस एक ही दुआ करता है कि काश वो उन बच्चों के साथ खेल पाता, जहाँ अब उसके मरते ही उसकी ये दुआ कबूल हो जाती है। जहाँ पे अब इविल आई जिस कमरे में कैद था उसके ऊपर एक और कमरा बन जाता है, जहाँ पर एक बच्चा उसे देख लेता है और उसके अगले ही पल उसके पेरेंट्स अपने आप को मार लेते हैं। और अब ऐसे ही करते करते यहाँ पर लाशों के भी ढेर लग जाते हैं, जहाँ पर किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये सभी लोग इतने मिस्टीरियस तरीके से मर कैसे रहे हैं। जहाँ पर अब इसका मेन रीजन इविल आई नहीं बल्कि उस घर के नीचे मंगोलियन डेथ वॉर्म था, जहाँ पे अब दोबारा कीटो फैमिली एक और बच्चे की बलि चढ़ा देती है। जिधर इविल आई उसे बचाने की काफी कोशिश करता है पर वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाता। जहाँ पे अब इसी बदले की आग में जलते जलते वो इस बात की कसम खाता है कि वो कभी भी यहाँ पर किसी को माफ नहीं करेगा। जिसके तुरंत बाद अब मोमो जीजी के ऊपर से इविल आई को हटाने लगती है, बट जीजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उन्हें ये बात समझा रहा होता है कि इविल आई का इन सुसाइड से लेकर कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो इस चीज का खुद विक्टिम रह चुका है। जहाँ पे अब जीजी इविल आई को आजाद करने के लिए सबसे नीचे वाले कमरे में पहुंच जाता है, जिधर टर्बो ग्रैनी उसे काफी समझाती है कि वो इविल आई को लेकर कोई भी सिंपैथी ना रखे, वो बस उसे यहाँ पर पागल बना रहा है ताकि वो आजाद हो सके। पर अब इसी के अगले पल वो डेथ वॉर्म इनके ऊपर इलेक्ट्रिक रेस से अटैक करने लगता है और साथ ही इनके ऊपर एक चिपचिपा लिक्विड भी छोड़ देता है। जहाँ पे अब हमें ओकारुन देखने को मिलता है जो कि टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करने की वजह से अब उसकी पूरी ही बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है। पर अब यहाँ पे दूसरी तरफ इविल आई पूरी तरीके से जीजी को पोसेस कर लेता है और साथ ही अब वो डेथ वॉर्म जैसे ही मोमो को खाने के लिए उसके पास आ रहा होता है तो जीजी अपने एक ही पंच में उसे पूरी तरीके से ढेर कर देता है। पर अब जैसे ही मोमो जीजी को कुछ बोल पाती उसके अगले ही पल वो उसे एक लात मार के सीधा दीवार में घुसा देता है, जहाँ पे मोमो अपनी पावर्स को यूज करके अपने लिए थोड़ा डिफेंस बना तो रही थी पर इस चीज का वहाँ पर कोई खास फर्क नहीं हो रहा होता। जहाँ पे अब इविल आई मोमो को बताता है कि अब ये बॉडी पूरी तरीके से उसकी हो गई है तो अब वो इंसानों को दिखाएगा कि असली नर्क किसे कहते हैं। जहाँ पर अब इसके अगले पल डेथ वॉर्म फिर से उनके ऊपर इलेक्ट्रिक रेस से अटैक कर देता है, बट इविल आई अपनी पावर से उन्हें वहीं पर रोक लेता है। जहाँ पर अब इसके अगले ही पल इविल आई उन सभी लोगों की आत्मा को एक बॉल के अंदर इकट्ठा कर लेता है जो भी इन घरों के अंदर मरे थे, जहाँ अब उसी बॉल का यूज करके वो उस डेथ वॉर्म को इतना मारता है कि वो डर के मारे सुरंग बना के वहां से भाग जाता है। पर अब यहाँ पे मोमो को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये सब चीजें जीजी के साथ ही क्यों हो रही है। जहाँ पे अब टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि उसकी दादी ही तो हमेशा से उसे जीनियस बोलती आई है और उसके ऐसा बोलने के पीछे एक काफी बड़ा रीजन था कि जब से जीजी की स्पिरिचुअल पावर जागी है तो उन सभी लोगों से काफी ज्यादा थी जो भी उसके एज ग्रुप में थे। जहाँ मोमो टर्बो ग्रैनी को करेक्ट करते हुए बताती है कि वो बचपन में तो ऐसा नहीं था, पर टर्बो ग्रैनी भी उसे ये बात समझाती है कि जैसे मोमो कोई थोड़े टाइम पहले अपनी पावर्स मिली है उसी तरीके से जीजी के अंदर की भी स्पिरिचुअल पावर्स जागी है और अगर उसे मौका मिलता तो वो भी अपनी पावर्स ओकारुन को नहीं बल्कि जीजी को ही देना पसंद करती, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एबिलिटी काफी सही है। जहां पर अब इसी बातचीत के बीच इविल आई मोमो के ऊपर अटैक करने वाला था कि इसी बीच वहां पर ओकारुन आ जाता है और उनकी पावर्स का आपस में कोलाइड हो जाता है। जब इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं तक था।